Good morning students. Today we are going to continue our unit 9, that is financial management, and the topic is factors affecting choice of capital structure. In the last lecture we had already discussed the concept of trading on equity, and also discussed the concept of capital structure. Firstly we need to know what is the meaning of capital structure. ये हमने last lecture में भी discuss किया है. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द वेरियस प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द कंपनी. लाइक कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है. पहले मैं आपको बता रही हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. कंपनी को अगर फाइनेंस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कंपनी को 10 लाख फॉर एग्जांपल 1 करोड़ चाहिए, तो कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? वेरियस प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द कंपनी. कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डेब्ट है जिसमें लोन और डिवेंचर्स हमारे आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग है. ये कंपनी के पास बहुत सारे सोर्स हैं और हर सोर्स के अपने अपने मेरिट्स भी हैं, अपने अपने डीमेरिट्स भी हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में यही होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इस चॉइस को डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं. हमने इस चीज को डिस्कस करना है. कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमारे पास बहुत सारे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेब्ट में हमारे लोन आ जाते हैं, डिवेंचर आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग. तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है. अभी हम कोई कंपनी हो सकता है पूरा पैसा इक्विटी से ले ले, हो सकता है कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर से ले ले, हो सकता है कोई कंपनी डिवेंचर से ले ले. तो अब ये ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम चॉइस करते हैं कि इक्विटी इज बेस्ट फॉर आवर कंपनी या फिर डेब्ट फॉर बेस्ट आवर कंपनी. तो ये चीज हम डिसाइड करते हैं. इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पे हम ये चॉइस करते हैं कि विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज बेस्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. एक चीज और बेटा ध्यान में रखना है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हमारा ईबीआईटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. हमारा सिर्फ ईपीएस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, अर्निंग पर शेयर. कभी वो इंक्रीज हो जाता है, कभी वो डिक्रीज हो जाता है. इससे अगर आपने पहले वाला लास्ट लेक्चर सुना होगा तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मैंने बताया था कि देखो 2 कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, दोनों कंपनी में ईबीआईटी सेम था, बट कैपिटल वहां पर ईबीआईटी सेम था, बट जो उनका अर्निंग पर शेयर आ रहा था वो क्या था बेटा? वो डिफरेंट था. तो मैं यहां पर यही चीज आपको बताना चाह रही हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सोर्स से अमाउंट ले लें, ईबीआईटी हमारा सेम रहेगा, बट अर्निंग पर शेयर हमारा क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 1 करोड़ रुपीस की जरूरत थी, तो मैंने 1 करोड़ ले लिया, कुछ पैसा मैंने इक्विटी से ले लिया, कुछ पैसा डिवेंचर से ले लिया, इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से मैंने अमाउंट ले लिया. तो मेरे जो अर्निंग है, ईबीआईटी है, ईबीआईटी तो मेरा हर कंडीशन में सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख पर मंथ है तो वो सेम रहेगा, बट जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो मेरा फ्लक्चुएट होगा. कैसे? एक बार हो सकता है मैंने पूरा पैसा इक्विटी से ले लिया हो, तो वहां पे ईपीएस मेरा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने पैसा लिया हो तो मैंने कुछ इक्विटी से और कुछ डिवेंचर से ले लिया हो, तो वहां पे अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ये हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में प्रैक्टिकली किया है, वहां आप उस लेक्चर को देख सकते हो. तो कहने का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे ईपीएस को फ्लक्चुएट करता है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट ईबीआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ईबीआईटी मतलब अर्निंग पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हमें अमाउंट की जरूरत है, हमने अमाउंट ले लिया, अब हम किस सोर्स से ले रहे हैं उससे हमारी अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में मेजर इसका रोल है. कैसे? अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, ये किसी भी कंपनी के लिए कैश फ्लो पोजीशन अगर बेटर है तो कंपनी हमेशा डेब्ट को प्रेफरेंस देती है, और अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो कंपनी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस देती है. बेटा ऐसा क्यों?
कि अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है तो हम डेब्ट से पैसा क्यों लेते हैं। रीजन ये है कि जब भी हम डेब्ट से पैसा लेते हैं तो डेब्ट से पैसा लेने के साथ साथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हम उनका ऑन टाइम इंटरेस्ट पे करें, और प्लस उनके साथ जो भी हमने एग्रीमेंट साइन किया है जिस पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका जो एक्चुअल अमाउंट है वो पे करना है वो हमें ऑन टाइम पे करना है। इन केस अगर हम थोड़ा सा भी डिले करते हैं डेब्ट की पेमेंट में तो उससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ही हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डेब्ट को, और अगर नहीं अच्छी है तो हम इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे। रीजन ये है क्योंकि इक्विटी सिर्फ प्रॉफिट के केस में डिमांड करते हैं, लॉस के केस में इनका कोई डिमांड नहीं होता। सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जब हम ये चॉइस करते हैं कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में से लेना है तो हम पहले ये देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशो की क्या पोजीशन है, हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो गुड है या कैसे है, वीक है। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो को। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, एक पर्सन हमारा बी है, ठीक है। ए ने क्या किया हुआ, 10 लाख का लोन ए ने भी लिया है और बी ने भी 10 लाख का लोन लिया है। अब ए 10 लाख का लोन लेने के बाद 8 लाख का इंटरेस्ट दे देता है तो इसके पास बचता है हमारे पास 2 लाख, और ये क्या करता है सिर्फ 10 लाख लेने के बाद 1 लाख का इंटरेस्ट पे करता है, इसके पास बचता है 9 लाख। तो अब हमें ये देखना है कि कितना ये इसके पास कितना है और इसके पास कितना है। तो देखो इसकी जो अर्निंग है वो 10, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी 10 लाख है और बी की भी 10 लाख है, लेकिन ए अर्निंग 10 लाख अर्निंग के बाद उसमें से 8 लाख का तो इंटरेस्ट पे कर दे रहा है और बी क्या कर रहा है 10 लाख अर्निंग के बाद 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 9 लाख उसकी अपनी सेविंग है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितना इंटरेस्ट कवर कर रहा है। अब हमें आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकालेंगे हम, ए का जो ईबीआईटी है वो कितना है 10 लाख और इंटरेस्ट कितना है 8 लाख, तो ए का आ गया 1.25 टाइम ये इंटरेस्ट दे सकता है, इंटरेस्ट कवर कर सकती है इसकी इनकम। और बी के साथ अगर हम देखें तो बी की अर्निंग ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 10 लाख और बी इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 1 लाख, तो दैट मीन्स बी कितना पे कर सकता है 10 टाइम। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में देखो फॉर्मूला लिखा ना कि ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी इसकी ए की अर्निंग 10 लाख है, तो आप ये बताओ कि कौन सी, अगर आपको लोन देना है तो आप किस पर्सन को दोगे, ए को या बी को? डेफिनेटली हम किसको देंगे, बी को। दैट मीन्स जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेटर है उसी को फाइनेंशियल जो लोन है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारी इनकम है वो कितने नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट को कवर कर रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि जो हमारी इनकम है वो कितने टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट को कवर कर रही है। तो यही लिखा है, तो हमने देख लिया बी 10 टाइम इंटरेस्ट कवर करेगा और ए 1.25 टाइम, तो डेफिनेटली लोन किसको इजीली मिलेगा, बी को। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बट इंटरेस्ट कवरेज रेशो जरूरी है कि अगर वो कंपनी ए जो है वो 1.25 टाइम इंटरेस्ट पे कर सकता है और बी 10 टाइम पे कर सकता है, तो क्या जरूरी है कि अगर इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेटर है तो क्या कैश फ्लो पोजीशन भी कंपनी की अच्छी होगी? ये जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आईसीआर का ये वीक पॉइंट है कि इसमें कैश फ्लो पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, दैट इज नॉन एज डीएससीआर। डीएससीआर में क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो लिमिटेशन है उसको हम कहाँ पे रिमूव करते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो में। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो में हम कंपनी की बहुत सारी, इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे थे इंटरेस्ट को, यहाँ पे हम कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को मेजर करते हैं कि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड और जो कमिटमेंट हमने किया हुआ है रीपेमेंट का, यहाँ पे हम सारी चीजों को देखते हैं, प्रेफरेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सारे के सारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी कैश की कमिटमेंट्स थी वो क्या सब पूरी हो रही है या नहीं। तो डेब्ट कवरेज रेशो हमारा
ये सारी चीजों को फाइंड आउट करता है। फॉर्मूला प्रॉफिट कितना है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद हम अपनी पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जो हमने जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का अमाउंट लिया, उस पर हम इंटरेस्ट तो ऑन टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमने उसको ये प्रॉमिस किया था कि हम आपका जो 1 करोड़ का अमाउंट है उसको 3 इयर्स के बाद पे करेंगे। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो इस चीज को भी कवर करता है कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कि कंपनी ऑन टाइम पेमेंट कर पाएगी या नहीं। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो जो है वो आईसीआर के इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो की, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की लिमिटेशन को रिमूव करता है। इज इट क्लियर? इसमें हम ये भी देखते हैं कि कंपनी सारे एक्सपेंसेस और सब कुछ डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी के पास फाइनली कितनी सेविंग है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमने पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अगर वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम पैसा ले सकते हैं डेब्ट से। लेकिन अगर हमारा आरओआई कम है, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज हमें कम है, तो हमें किसको प्रेफरेंस देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल को। इज इट क्लियर? अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है, मैक्सिमम है, तो हम कहां से पैसा ले सकते हैं? तो हम डेब्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा कम है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? इक्विटी से ही पैसा लेंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारा लेस है तो हम डेब्ट से पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे डेब्ट की कॉस्ट हाई है, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डेब्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। कैसे? अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डेब्ट पे बेटा ज्यादा है तो ये कॉमन सेंस है, तो हम डेब्ट से पैसा थोड़ा सा कम लेंगे, और अगर ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारा क्या है, अगर लेस है तो हम डेब्ट को प्रेफरेंस देंगे। इंटरेस्ट अगर कम चार्ज कर रहे तो डेब्ट से हम पैसा ले लेंगे। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। टैक्स रेट ऑल्सो अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। टैक्स रेट भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करता है। बेटा जो हम डेब्ट के ऊपर जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। और जो हम अपने प्रेफरेंस और इक्विटी को जो अमाउंट पे करते हैं परसेंटेज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो हम चार्ज पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है टैक्स रेट का? टैक्स रेट में हम क्या करते हैं, अगर हम जो डिबेंचर और लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा एज ए एक्सपेंसेस होता है, लेकिन हम जब प्रेफरेंस को और इक्विटी को डिविडेंड पे करते हैं वो हमारा एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 4 लाख का सपोज करो लिया हुआ है अमाउंट। अब इस 4 लाख में से एक कंपनी ए है, एक कंपनी ए ने क्या किया हुआ है? लोन लिया हुआ है। सपोज करो 1 लाख का लोन लिया हुआ है। अब इस जो हमारे पास इनकम है वो 4 लाख हो रही है, और कंपनी ने क्या किया हुआ है? 1 लाख का लोन लिया हुआ है। इस 1 लाख के लोन पे कंपनी को क्या करना है? इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट सपोज करो 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% हमारा कितना हो गया? 10,000। तो जो ए कंपनी है टैक्स रेट सपोज करो 30,000 है, 30% है सॉरी। तो ए कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा? 3,90,000 पे। और सपोज करो अगर बी कंपनी है, अब बी कंपनी ने भी क्या किया हुआ है? 4 लाख इनकम है, लेकिन उनको भी डिविडेंड इक्विटी पे देना है 10,000, लेकिन उनको डिविडेंड इसमें से लेस नहीं करना है। वो पहले इसमें से टैक्स रेट 30% लेस कर लेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर वो अपना डिविडेंड देंगे। तो टैक्स रेट भी हमारा इफेक्ट करता है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑल्सो अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी हमारा इफेक्ट करता है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे। अब देखो अगर हम डेब्ट से पैसा ले रहे हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम डेब्ट से पैसा ले रहे हैं
और अगर हमारा ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, अगर अर्निंग पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स की इंक्रीज हो रही है, तब तो हम डेब्ट से पैसा ले सकते हैं। बट अगर हमारी अर्निंग पर शेयर डाउन होना शुरू हो जाएगी तो हम डेब्ट से पैसा नहीं लेंगे। रीजन ये है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होती रहे, लेकिन जब उनका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो उससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा अगर डेब्ट से पैसा लेने पे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज गुड। अगर हमारा ईपीएस डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है तो हम डेब्ट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जो हम फाइनेंस लेने के लिए अमाउंट एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। हम प्रोस्पेक्टस इशू करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ब्रोकर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। अब सबसे अगर हमारा जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम होगा, हम ऑब्वियसली उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को चॉइस करेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारे चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बेटर जो सोर्स होता है वो रिटेन्ड अर्निंग होता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? हमारा खुद का प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इस तरह से फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेन्ड अर्निंग बेस्ट है, बट पूरा का पूरा पैसा हमारा रिटेन्ड अर्निंग से नहीं पूरा हो सकता। तो हमें देखना होगा कि हमारे लिए इक्विटी बेटर है या लोन बेटर है या फिर प्रेफरेंस शेयर बेटर है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसका मिनिमम होगा हम उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग रिस्क में हमारा इंश्योरेंस आता है, पेमेंट ऑफ सैलरी आता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में हमारे इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस का डिविडेंड है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब देखो, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क ही हाई है, कंपनी उसी में जूझ रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, सैलरी इंश्योरेंस वही ज्यादा है, और फाइनेंशियल रिस्क हमारा क्या है? लो है। जब कंपनी इसी में उलझी हुई है, कंपनी ऑन टाइम इंश्योरेंस नहीं पे कर पा रही है, सैलरी है, बिल्डिंग का रेंट है, तो क्या, और फाइनेंशियल रिस्क हमारा लो है, नो डाउट फाइनेंशियल रिस्क की हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यही हमारा हाई है तो कंपनी क्या डेब्ट से पैसा ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती है। तो कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी? इक्विटी को। इफ ऑपरेटिंग रिस्क इज हाई and financial risk is low then equity share then the choice of capital structure में हम क्या चूज करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर अपोजिट है, इफ ऑपरेटिंग रिस्क इज लो एंड फाइनेंशियल रिस्क इज हाई देन वी प्रेफरेंस द डेब्ट कैपिटल। तो क्लियर है? अब कंपनी को, अगर कंपनी इक्विटी को प्रेफरेंस नहीं देगी, डेब्ट को प्रेफरेंस देने लगेगी, अगर ये हमारा हाई है तो कंपनी डेब्ट का इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएगी? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी डेब्ट का इंटरेस्ट पे कर दे। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारा क्या होता है कि जो भी हम चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेब्ट कैपिटल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल। डेब्ट कैपिटल के साथ जैसे हमने लोन से पैसा ले लिया है या प्रेफरेंस डिविडेंड से ले लिया, तो इनके साथ कंडीशन ये है कि कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, कंपनी के पास अगर अमाउंट अवेलेबल हो जाता है तो कंपनी इनको रीपे कर सकती है। जैसे कंपनी के पास 1 साल के बाद पैसा आ गया तो कंपनी इनका अमाउंट इनको रिटर्न कर देगी। बट इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, दे आर टोटली इनफ्लेक्सिबल। अगर इक्विटी शेयर कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट है तो भी कंपनी इनका पैसा रिटर्न नहीं कर सकती है, और अगर इनका पैसा कंपनी में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा आइडल, कोई उसका यूज नहीं हो रहा है, तब भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट पे बैक नहीं कर सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा सोर्स बेटर है? डेब्ट कैपिटल। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के पास अमाउंट अवेलेबल हो जाता है तो कंपनी इनका अमाउंट रीपे कर देती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे हमारी कंपनी में, कंट्रोल उतने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स में जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे इक्विटी शेयर होल्डर से हम पैसा लिए जा रहे हैं तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, दैट मीन्स कंपनी के ऑनर उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम कंट्रोल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेब्ट कैपिटल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि डेब्ट कैपिटल से जब हम पैसा लेते हैं तो वो हमें सिर्फ क्या करेंगे, एक अमाउंट देंगे और उनके साथ क्या है, कंपनी का एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उनका ऑन टाइम इंटरेस्ट पे करती रहे कंपनी, और उसके बाद उनका कंपनी में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कंडीशन क्या है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स के हैंड में कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा। तो ये कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज बेटर, डेब्ट कैपिटल इज बेटर। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारा शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने का काम है, ये थोड़ा सा सेबी पे भी डिपेंड करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसमें कुछ हमारे गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो सेबी के थ्रू गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमारी कंपनी के चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, 4:1, 6:1, तो ये फैक्टर भी हमारी चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये सबको पता है कि स्टॉक मार्केट कंडीशन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। 2 पीरियड होते हैं, एक क्या होता है, बूम पीरियड होता है, एक हमारा जो है रिसेशन पीरियड होता है। बूम पीरियड होगा तो जब शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में बड़ा इजीली, बड़ा इंटरेस्ट के साथ मनी लगाना चाहेंगे कि इक्विटी में, प्रेफरेंस में। लेकिन अगर रिसेशन पीरियड चल रहा है, कंपनी की इंटरेस्ट जो है वो डाउन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा सा अफ्रेड होगा, वो मनी जल्दी से इन्वेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेंगे। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी हमारे चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। लास्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले दूसरी कंपनी का भी चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्यों? जो कंपनी, एक कोई और कंपनी हमारी कंपनी के सिमिलर है, वो भी प्रोडक्शन कर रही है, उनका भी इन्वेस्टमेंट इतना है, तो उनके भी हमें चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम, जब वो दोनों कंपनी बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम प्रोडक्शन कर रही है, सोर्सेज भी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, तो डेफिनेटली कैपिटल स्ट्रक्चर भी तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, अदर कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देखते हैं। So these all are the factors that affecting the choice of capital structure. On the basis of these factors, one can choose the source of capital structure. अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है लास्ट में, वो ये आता है कि हम बार बार, अभी मैंने सारे पॉइंट्स में यही डिस्कस किया कि डेब्ट कैपिटल का जो कॉस्ट है वो हर तरह से लेस है ना, लेस, और डेब्ट कैपिटल कंपनी के लिए बेस्ट भी है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी क्यों इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देती है? हमने कहा कि डेब्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल हर तरह से, कंट्रोल के केस में देखें, फ्लेक्सिबिलिटी के केस में देखें, फ्लोटेशन के, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है। उसके बाद भी हम इक्विटी को क्यों लेते हैं बेटा? इसके लिए ये है कि डेब्ट कैपिटल बेटर है, नो डाउट, लेकिन हमें इक्विटी को भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इक्विटी जो है वो हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं होंगे तो डेब्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेब्ट से पैसा लेना पॉसिबल नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है वहीं पर कंपनी को लोन, कंपनी को पैसा आसानी से मिल जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।